आज हम पढ़ेंगे भूकंप। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। देखिए भूकंप क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप का शाब्दिक अर्थ। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम भूकंप के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी में कंपन। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी में कंपन। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी में कंपन होना, यानी कि वो यानी पृथ्वी है, कंपन यानी उसके अंदर कंपन होना। लेकिन भूकंप के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये कंपन होता क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो भूकंप में या भूकंप के तहत जो पृथ्वी में कंपन होता है, इसका कारण होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ध्वंस फल के सहारे, किसी भी ध्वंस के सहारे जब ऊर्जा निकलती है किसी भी ध्वंस के सहारे जब ऊर्जा निकलती है तो उससे क्या होता है, पृथ्वी में कंपन होता है। और पृथ्वी में उससे जब कंपन होता है तो भूकंप आते हैं। अब हम इसको देख सकते हैं कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और उस पृथ्वी में ये एक भाग है और ये इसकी ऊपरी लेयर है जिसको हमने भूपर्वतीय नाम दिया है। इस भाग से जो एनर्जी है वो ऊपर आती है और ऊपर जब एनर्जी आती है तो किसी भी ध्वंस के सहारे इस भाग से एनर्जी बाहर आती है। यह इस भूपर्वतीय पर जब धक्का मारती है तो उससे भूकंप उत्पन्न होते हैं या भूकंप आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि पृथ्वी के अंदर जो चलने वाली तरंगें हैं वो तरंगें ही हमारी पृथ्वी पर भूकंप लाने के लिए जिम्मेदार है। अब हम बात करते हैं कि जो ये तरंगें होती हैं, इन तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो ये तरंगें चलती हैं, जो ये तरंगें हैं, इन तरंगों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसे हम तीन भागों में भी बांट सकते हैं। एक है पी तरंग, एक है एस तरंग और एक है एल तरंग। पी, एस और एल तरंग जो है ये जिसमें से पी और एस तरंग पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है और पी और एस तरंगों के चलने के कारण ही पृथ्वी की ऊपरी प्रकृति जो है उसमें कंपन होता है, जिससे भूकंप को देखा जाता है। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि यहाँ से भूकंप का चलना या किसी भी तरंग का चलना और पृथ्वी के ऊपरी भाग पर पहुंचना, इसमें भी दो अलग अलग इनको शब्दों से देख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर ये वाला जो भाग है ये इसका ये है भूप्रकृति जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ये मेंटल का भाग है और ये है कोर। अब ये वाली जो मेंटल वाला भाग है, इसका जो ऊपरी भाग है ये अर्धतरल अवस्था में है, अर्धतरल अवस्था में है, जिसे दुर्बलता मंडल भी नाम दिया गया है। और ये कैसी अवस्था है, अर्धतरल अवस्था। और यहीं से हम देखते हैं कि यहीं से कोई जो केंद्र होता है उससे ये एनर्जी जो है ये बाहर आती है। तो सबसे पहले यहाँ इस मेंटल वाले इस केंद्र से वो तरंगें चलती हैं। यह 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 700 किलोमीटर की गहराई तक हो सकता है। यहाँ से तरंगें ऊपर चलती हैं और पृथ्वी की भूपर्वतीय पर टकराती हैं। जहाँ से भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम उद्गम होता है, जिस क्षेत्र से भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम उद्गम होता है, सबसे पहले जहाँ से भूकंपीय तरंगें चलती हैं उस क्षेत्र को हम नाम देते हैं भूकंप मूल, या इसे हम अब केंद्र भी कहते हैं, या इसे हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और इस स्थान से ऊपर जाने पर, इस स्थान से ऊपर जाकर के सर्वप्रथम सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाते हुए भूपर्वतीय के जिस भाग पर ये तरंगें
सबसे पहले टकराती हैं या जहां पर भूकंप का सबसे पहले महसूस किया जाता है उस क्षेत्र को नाम देते हैं अधिकेंद्र, या इसे हम एपिसेंटर भी बोलते हैं। इसे हम एपिसेंटर भी बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि जो भूकंप है, जो हमारा भूकंप है, इस भूकंप की उत्पत्ति के हिसाब से इसके दो भाग हो गए। एक हमने बात की अधिकेंद्र की और एक हमने बात की अवकेंद्र, यानी कि एक होता है हाइपोसेंटर और एक होता है एपिसेंटर। हाइपोसेंटर वह है जहां से भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम उद्गत होती हैं, या जहां से भूकंप जो है वो प्रारंभ होता है, भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है, तो उसको हमें हाइपोसेंटर, इसको हम फोकस भी बोलते हैं या इसको हम मूल भी बोलते हैं। और जहां से प्रारंभ होकर सर्वप्रथम पृथ्वी की जिस प्रॉपर्टी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए भूकंप की किरणें टकराती है उसको हमने अधिकेंद्र एपिसेंटर नाम दिया। तो यह जो हमारा क्षेत्र होगा जहां पर सर्वप्रथम, जैसे इस स्थान को हमने नाम दिया ए स्थान, तो ये उद्गम है जहां से भूकंप जो तरंगें होती हैं वो सर्वप्रथम चलती हैं, और दूसरा स्थान है वी जिसमें हमने देखा अधिकेंद्र, जहां पर सबसे पहले ये तरंगें जाकर के टकराती है। इसके बाद में हम बात करते हैं भूकंपीय तरंग। सबसे पहली बात यह है कि भूकंप की तरंगें हमको कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताती हैं, क्योंकि इन तरंगों का जो चलन है, जो ये तरंगें चलती हैं, इनकी चलने की विशेषताएं अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीके से हैं। जैसे कोई तरल ठोस जब तीनों में चलती है, कोई जो है वो ठोस में नहीं चलती है, कोई धरातल पर चलती है, कोई आंतरिक भाग में चलती है। लेकिन इस आधार पर एक महत्वपूर्ण बात और भी आती है, उसमें हम देखते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप छाया क्षेत्र, देखिए भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है? भूकंप छाया क्षेत्र वह है जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलिखित नहीं होती है, यानी कि ऐसा क्षेत्र पृथ्वी का, ऐसा क्षेत्र या ऐसा भाग जहां पर भूकंपीय तरंगें नहीं पाई जाती, या पी या एस तरंगों का अलग अलग छाया क्षेत्र हम देखेंगे तो उसमें कहीं पर पी तरंगों जो है वो नहीं पाई जाती, कहीं पर एस नहीं पाई जाती, और कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पी और एस दोनों ही तरंगें जो है विलुप्त रहती है, नहीं पाई जाती। तो वो कौन से क्षेत्र है और किस तरीके से छाया क्षेत्र बनेगा, तो हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी का भाग है और ये कोई भी जो बिंदु है जो उद्गम केंद्र है, उद्गम केंद्र है, यानी कि हमने कहा फोकस है जहां से भूकंपीय तरंगें प्रारंभ होती है, और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सबसे पहले भूकंपीय तरंगें टकराती है उसको हमने नाम दिया था अधिकेंद्र। अधिकेंद्र नाम दिया था। फोकस से निकलने के बाद अधिकेंद्र पर टकराती है, और अधिकेंद्र से चलने के बाद में अगर हम पृथ्वी की संरचना को देखें तो हम देखते हैं कि ये वाला जो भाग है वो मेंटल, और ये वाला भाग जो है वो कोर है। क्योंकि पी एस एन तरंगों की अलग अलग विशेषताएं, इसलिए अलग अलग पदार्थ में चलती हैं, इन विशेषताओं की बात हम करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो पी तरंग है, ये पी तरंग यहाँ से चलती है, एस भी यहां से चलती है, पी भी चलती है और एस भी चलती है। लेकिन अगर हम इनकी विशेषताओं की और बात करें तो एस तरंग की खास विशेषता यह है कि यह केवल ठोस भाग में ही चलती है, यह केवल ठोस भाग में ही गति करती है, तरल भाग में ये नहीं चलती। जबकि पी तरंग जो है वो तीनों ही प्रकार के भागों में, तीनों ही प्रकार यानी कि ठोस, तरल या गैस, तीनों ही रूपों में क्या करती है? गति करती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। तरंगों से संबंधित एक प्रश्न और मैं आपको
एक बात और बता देता हूँ कि घनत्व यदि अधिक होता है तो तरंग की जो गति है वो बढ़ जाती है। घनत्व यदि अधिक होता है तो तरंग की गति बढ़ जाती है। इसको हम इधर देख लेते हैं। देखिए, एक है यहां पर पी तरंग, एस तरंग। इन दोनों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पी तरंग जो है वो प्राथमिक तरंग है, ठोस, तरल और गैस, तीनों में ही गति करती है। जबकि एस तरंग जो है वो केवल ठोस में, तरल अगर आएगा तो उसमें गति नहीं करती। एक विशेष बात यह भी है, कि यदि घनत्व अधिक होगा तो तरंग की गति में वृद्धि होगी। ये बात आपको समझ लेनी है कि एक तो पी तरंग जो है वो ठोस तरल गैस तीनों में ही गति कर सकती है, एस तरंग जो है ठोस में ही गति करती है, तरल में नहीं करती है। दूसरी बात अगर हम देखें कि यदि घनत्व अधिक होगा तो तरंग की गति में वृद्धि होगी, यानी जहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी वहां पर तरंग की गति बढ़ जाती है। लेकिन यदि घनत्व अगर कम होता है तो तरंग का जो वेग होगा वो वेग भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अब इन बातों को समझने के बाद हम छाया क्षेत्र को समझते हैं। हमने देखा कि ये जो मेंटल है ये मेंटल वाला भाग अर्ध तरल अवस्था, और हमने देखा कि जो एस तरंगें हैं वो केवल ठोस में गति करती हैं। तो पी तरंग तो इनसे गुजर रही है, लेकिन एस तरंग यहां आकर के क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। एस तरंग का जो प्रभाव क्षेत्र है वो हमको यहां से बाहर नहीं दिखाई देगा, और पी तरंग जो है वो भी इसमें आकर के, क्योंकि पी तरंग जो है घनत्व में यहाँ पर अर्ध तरल अवस्था में है तो घनत्व इसमें थोड़ा कम होगा, तो इसलिए पी तरंग भी किस तरीके से गति करेंगी, थोड़े वक्राकार में गति करती हुई दिखाई देती है। यानी कि इनकी जो गति है उसमें थोड़ी क्षीणता आ जाती है। जिस गति से ऊपर चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आने लगती है और ये वक्राकार हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी में जहां जैसे असंबद्धता क्षेत्र आ गई उस असंबद्धता क्षेत्र में स्थिर होती है, लेकिन बाद में इसके जब उसमें बदलाव आता है तो उसमें इनकी अवस्था जो होती है वो सीधी नहीं होकर के वक्राकार होती चली जाती है। तो हमने देखा कि जो पी तरंगें हैं वो पी तरंगें इस तरीके से चलते हुए प्रतीत होती है। और एस तरंगें यहीं पर विलुप्त हो जाती है। अगर हम इसका कोण देखें तो यहां हम देखते हैं 105 डिग्री और यहां हम देखते हैं 145 डिग्री। इसी तरीके से इस क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं 105 डिग्री और 145 डिग्री। यानी कि अगर मैं आपको छाया क्षेत्र की बात करूं तो हम छाया क्षेत्र दो तरंगों का देखते हैं, एक है पी तरंग छाया क्षेत्र और एक है एस तरंग छाया क्षेत्र। हमने देखा कि जो पी तरंगें हैं, पी तरंगें 105 से लेकर 145 डिग्री का क्षेत्र जो है उसमें पी तरंग भी नहीं है, एस तरंग भी नहीं है, और 105 से लेकर 145 डिग्री के क्षेत्र में भी पी तरंग और एस तरंग दोनों ही नहीं है। यानी कि अगर हम पी तरंग की बात करें तो पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री
रहेगा। 105 से 145 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं कि 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री पृथ्वी का वह क्षेत्र जो 105 से लेकर 145 डिग्री तक का क्षेत्र है, वहां पर पी तरंग गायब रहती है, पी तरंग नहीं पाई जाती है और एस भी नहीं पाई जाती है। तो ये ऐसा क्षेत्र है जो पी तरंग छाया क्षेत्र कहलाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है। ये भी पी तरंग छाया क्षेत्र कहलाता है। लेकिन यदि हम S की बात करें तो S को देखेंगे 105 से लेकर के पूरे 105 तक, क्योंकि यहाँ जब S तक बंद हुई थी और यहाँ के बाद फिर यहाँ इधर खत्म होती है, तो यहाँ 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का पूरा क्षेत्र जो है उसमें S तरंग गायब रहती है, S तरंग देखने को नहीं मिलती है। इसलिए S तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो 105 डिग्री से लेकर के 105 से लेकर के 105 डिग्री तक S तरंग छाया क्षेत्र रहता है। यानी कि यहां से लेकर के कंप्लीट जो यहां तक का क्षेत्र है ये पूरा ही S तरंग छाया क्षेत्र कहलाता है। ये S तरंग छाया क्षेत्र कहलाता है। तो हमने देखा पी तरंग छाया क्षेत्र और S तरंग छाया क्षेत्र। पी तरंग छाया क्षेत्र में 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक का क्षेत्र, S तरंग छाया क्षेत्र में 105 से लेकर 105 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो पी और S तरंग छाया क्षेत्र में आता है। क्योंकि इसके कारण हमने देखे कि पी तरंग जो होता है वो ठोस तरंग है, सभी प्रकार की तत्वों में गति करता है, इसलिए यह तत्व अधिकांश क्षेत्रों में फैला हुआ है। जबकि S तरंग जो है वो ठोस में ही गति करता, तरंग नहीं करता, इसलिए मेंटल वाले भाग तक आते आते लुप्त हो जाते हैं तरंगें। और हम L तरंग की बात की करेंगे। तो ये थी हमारे कुछ छाया क्षेत्र को लेकर के। अब हम बात करते हैं तरंगों को लेकर। प्रमुख तरंगें भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग को हम तीन भाग में देख सकते हैं। पी तरंग, S तरंग, L तरंग। देखिए पी तरंग जो होती है इनको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंग। S तरंग को द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंग भी कहा जाता है। L तरंग जो होती है इनको धरातलीय, धरातलीय तरंग। तो एक तो ये होती है। अच्छा, पी तरंग जो होती है इनकी गति जो होती है वो सर्वाधिक होती है, इनकी जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक गति होती है 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इनकी गति होती है। 7 से लेकर के 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इनकी गति होती है। S तरंगों की गति पी तरंग की तुलना में कम होती है, पी तरंग से कम होती है, यानी कि 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि धरातलीय तरंगें जो होती है इनकी गति इनसे भी कम होती है। अब हम बात करते हैं पी, एस और एल के बारे में। प्राथमिक तरंग, इसकी गति के ऊपर बात हो गई। द्वितीय तरंग की गति के ऊपर बात होती है। धरातलीय तरंगें जो होती हैं इनकी अगर हम बात करें इनकी गति कम, लेकिन ये धरातल पर प्रकट होती है, इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी। दूसरी अगर बात करें तो प्राथमिक तरंगें जो होती है वो ध्वनि तरंगों के समान होती है, ध्वनि तरंगों के समान होती है। द्वितीय तरंगों की हम बात करें तो ये प्रकाश तरंगों के समान होती है, प्रकाश तरंगों के समान होती है।
एनसीईआरटी वाली बुक में मुख्य रूप से दो ही तरंगें बताई गई हैं, पी और एस। एल तरंग का उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर तीन भागों बांटे तो ठीक रहता है, इसलिए पी एस एल बता दी। बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पी और एस तरंग ही है, तथा एल का कोई लेखा जोखा नहीं है। इसके बाद हम पी तरंग की हमने देखा कि ध्वनि तरंगों के समान, यानी जो ध्वनि की तरंगें होती हैं उसके समान गति करती है। एस जो होती है प्रकाश तरंगों के समान इसकी गति होती है, गति को भी हमने देखा। इसके बाद इसकी एक खास विशेषता आती है कि यह तीनों ही प्रकार के तत्वों पर गति पदार्थों पर गति करती है, यानी कि ठोस, तरल और गैस, तीनों में गति करती है। जबकि अगर हम गतीय तरंग की बात करें तो केवल ठोस में गति करती है, ठोस में गति करती है। और इसी के कारण एस तरंग केवल ठोस में गति करती है। इसी के कारण हम देखा कि पृथ्वी पर 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक का जो क्षेत्र था वो एस तरंग के लिए छाया क्षेत्र था। पी तरंग सभी प्रकार के पदार्थों में होकर के गति करती है, लेकिन अगर डेंसिटी में कहीं फर्क आता है, डेंसिटी असमानता होती है उसमें, तो वहां पर इनकी गति में अंतर आ जाता है, या वहां तरंगों के वेग में अंतर आ जाता है, और वहां से इनकी स्थितियां जो होती हैं वो वक्राकार हो जाती है। तो यहाँ तक हमने देखा धरातलीय तरंगें सबसे ज्यादा धरातल पर विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सबसे ज्यादा विनाश धरातलीय तरंगों में करते हैं। पी तरंगों की गति सर्वाधिक तेज होती है, द्वितीय तरंग जो होती है पी तरंगों से थोड़ी कम होती है, 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है, 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। तो हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी अगर हम जानने की कोशिश करें तो उसमें तरंगें जो होती हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि तरंगें जिस हिसाब से पृथ्वी के अंदर गति कर रही हैं, जिस पदार्थ में ये उनकी गति कर सकती हैं, इनके गुणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन किन पदार्थों या किस प्रकार की घनत्व से निर्मित होती है, किस प्रकार का घनत्व होकर के तरंगों की गति के आधार पर हम देखते हैं कि जैसे तरल अवस्था में होकर के इस तरंग में गति नहीं करेगी, तो हम देख सकते हैं कि जहां पर ऐसा नहीं पाई जाती वहां पर पृथ्वी का जो है तरलीय भाग है या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग है, जहां पर इस तरंगें नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से हमने भूकंप का साथ देखा, भूकंप किस तरीके से चलता है उसके बारे में हमने देखा, भूकंप के तरंगों के बारे में, और हमने छाया क्षेत्र के बारे में देखा। इसके बाद में एक अंतिम बिंदु की और हम चर्चा कर लेते हैं। जो भूकंप का अध्ययन होता है, भूकंप का जो अध्ययन, ये कुछ हम यंत्रों की बात कर रहे हैं जो भूकंप विज्ञान से संबंधित है, यानी सिस्मोलॉजी से जो संबंध है, जो सिस्मोलॉजी से जो संबंधित जो चीजें हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो भूकंप का जो अध्ययन होता है उसका अध्ययन सिस्मोग्राफ तरीके से सिस्मोग्राफ जो है उससे हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, भूकंपीय तरंगों का। जबकि अगर हम इसकी तरंगों की आघात की बात करें, आघात की अगर हम बात करें तो इसके लिए दो पैमाने हैं, दो पैमाने हैं इसके लिए। एक है रिक्टर स्केल और एक है मर्करी। रिक्टर स्केल चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था और उसमें भूकंप के तरंगों को जो उसके आघात को देखा जाता है, उसकी तीव्रता को देखा जाता है, या उनसे होने वाले जो नुकसान है उसकी जब आघात उसकी दर का पता चलाया जा सकता है, तो उसका पता चलता है 0 से 9 तक। इसमें जो अंक होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, और प्रत्येक अंक 10 गुना भूकंपीय प्रभाव होता है, भूकंपीय प्रभाव प्रत्येक अंक 10 गुना भूकंपीय प्रभाव बताता है। और मर्करी जो होता है वो 1 से 12। ये इटली के थे,
और इन्होंने इस यंत्र का जो है सर्वप्रथम लेकर आए थे। हमने देखा कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और जो तरंगों की आघात है, उसकी जो दर है, उसकी तीव्रता है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसके लिए दो यंत्र हैं। उसके लिए दो यंत्र हैं, एक है रिक्टर और एक है मर्केली। चार्ल्स रिक्टर ने इसका निर्माण किया था, इसके इटली के मर्केली ने बनाया था। 0 से 9 तक इसमें अंकन किया जाता है भूकंप के तरंगों का वे कितनी तीव्र गति से आई है वो, और प्रत्येक अंकन उसके आगे की 10 गुना भूकंप के प्रभाव को बताता है। और मर्केली की अगर हम बात करें तो 1 से 12 तक होता है, जो इटली के विद्वान मर्केली ने बताया था। तो इस प्रकार आज हमने भूकंप का अध्ययन किया, भूकंप के बारे में सब कुछ जाना, इसके भूकंप की आंतों को देखा, इसके छाया क्षेत्र को देखा, अवकेंद्र और जो है अधिकेंद्र के बारे में अध्ययन किया, और इसके बाद में हमने इसके जो है यंत्र है, रिक्टर है, मर्केली है, सिस्मोग्राफ है, उनके बारे में अध्ययन किया।